जी नाज़रीन, जिस तरह आप चीज़ें सामने आ रही हैं कि हुकूमत अब मिनी बजट जो है वो भी लाने का सोच रही है। 7400 अरब रुपए जो है वो कर्ज़ों का इजाफ़ा हुआ है। इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि कितने हज़ार अरब जो है पाकिस्तान को मक़रूज़ कर दिया। और फिर जिस तरह ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि IMF रवां माली साल की जो दूसरी समाई के हवाले से 105 अरब रुपए का रेवेन्यू हदफ पूरा ना करने के बावजूद FBR की कारकर्दगी वो भी सामने आ रहा है। 10 फरवरी को वफद जो IMF का वो आ रहा है पाकिस्तान, 13 फरवरी तक ये मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे। IMF को आगाह कर दिया गया कि FBR जो है 52 खरब 70 अरब के करीब जो हदफ है उसके करीब नहीं पहुंच सके। इससे पहले जिस तरह चीज़ें आ रही हैं सामने कि गुज़श्ता बरस 10 लाख लोग बेरोज़गार हुए, 50 लाख नौकरियां जो देनी थी, लेकिन उसके बरस काम हो गया। रवां बरस जो माहिर मआशियात हफीज़ शेख साहब कह रहे हैं कि 10 लाख मज़ीद लोग जो हैं वो, बल्कि रवां साल 12 लाख मज़ीद जो है वो लोग बेरोज़गार होंगे। 3200 अरब जो है वो सूद की मद में हुकूमत को सिर्फ़ एक साल में अदा करने पड़ेंगे। तो इस के अलावा भी बहुत सारे आज इश्यूज़ हैं प्रोग्राम के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। एक तो आज DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की एक मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से। उससे पहले जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी भी मुलाकात काफ़ी अरसे बाद वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 हुई है। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से जो मुलाकात हुई है, इन मुलाकातों में क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या चीज़ें कुछ चीज़ें हम नाज़रीन से शेयर करेंगे। और भी कुछ मामलात हैं जो इस तरह असम्बली के अंदर जो सरेआम जो बच्चों से जिनसी दरिंदगी के मुल्ज़मान को सरेआम फांसी के हवाले से, और ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो डोगर साहब, ये तो एक मिनी बजट आ रहा है, महंगाई और ये चीज़ें जो है जो हुकूमत ने जो दावे किए थे, ये चीज़ें तो उसके बिल्कुल बरक्स हो रही हैं सारी। खैल साहब, बड़े ज़ोर शोर से शब्बर जैदी साहब को लाया गया था कि शब्बर जैदी साहब जो हैं बड़े एक्सपर्ट हैं, FBR का वो टारगेट्स उनको दिए गए, टारगेट्स वो अचीव करेंगे। शब्बर जैदी साहब जो हैं वो टारगेट्स का शॉर्टफॉल है वो तो भागे हैं, वो तो मेरी इत्तलात के मुताबिक वो तो नहीं अब वापस आने वाले, वो अब गए। IMF जो है वो उसका गवर्नमेंट पे पूरा प्रेशर है, भरपूर प्रेशर है कि जनाब आपके जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनको हर सूरत में अचीव करें। अगर आपने हमारे साथ चलना है तो रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव किया जाए। अब रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको, और IMF जो है उसका प्रेशर है, आप उसको सस्टेन कर नहीं सकते, अगली किस्त उन्होंने देनी है। तो उसके लिए अब चारा क्या है? चारा यही है कि जनाब जो जिनसे टैक्स लेना था, टैक्स नेट जो बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, कल आपने यहाँ पे प्रोग्राम कर करके सारी कौम को कि जनाब देखिए टैक्स नेट बढ़ रहा है, हर बंदा टैक्स नेट में आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो हुआ कोई नहीं। टैक्स तो लोगों ने दिया कोई नहीं, टैक्स नेट वही रहा। अल्टीमेटली हुआ ये कि जनाब रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आया। अब सोच रहे हैं दो ही इश्यूज़ हैं। एक तो इशू ये, आपने सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हैं, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ से वो टाइट कर सकती थी पे टाइट कर दिए हैं। अब उसके बावजूद शॉर्टफॉल ज़्यादा है। उसका अब ये है कि या तो GST को 17 से 18% कर दिया जाए। एक तजवीज़ ये है कि GST को 17 से 18% किया जाता है तो आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़। एक आम आदमी, एक मज़दूर, एक किसान बेचारा जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है वो तो मर ही जाएगा ना। या फिर ये है कि कुछ अशिया पर टैक्स जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया जाए। कहा यह जाएगा कि ना ये जो अमीर लोग हैं इन पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है और अल्टीमेटली पे वो गरीब करेगा। या तीसरी तजवीज़ ये है कि गैस, बिजली और पेट्रोल इनकी कीमतों को बढ़ा दिया जाए। तीन चीज़ों पे गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों पे को बढ़ाएगी। अगर गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाती है तो उसका भी अल्टीमेटली जो शॉर्टफॉल है वो एक आम आदमी पर गिरेगा, एक गरीब आदमी पर बम्प गिरेगा। अगर आप GST को बढ़ाते हैं तो उससे भी एक आम आदमी ही वही मरेगा। बल मरना गरीब नहीं है। और मिनी बजट जो है वो तो मैं भी इससे आपसे एग्री करता हूँ कि हुकूमत के पास जिस तरह आपने बताया 3 ऑप्शन है। एक तो ये है कि अशराफिया और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको माफियाज का नाम देती है बार बार हुकूमत भी, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए।
उनसे प्रॉपर टैक्स जितना बनता है लायबल वो लिया जाए। मेरे ख्याल है वो सबसे मुश्किल रास्ता है। खैर वो यार मेरी एक बात सुने, गैस इन्होंने ये करके देख लिया ना, पूरा जोर लगा लिया। पेट्रोलियम जितने बड़े बड़े मगरमच्छ थे वो तो इनके अल्टीमेटली उनसे हाथ जोड़ के उन्होंने जान छुड़ाई कि यार ताड़ी मेहरबानी है, ये नैब भी तुम्हारे से पीछे हो गई, नैब भी नहीं तुम्हें पकड़ेगी, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, कोई तुम्हें टैक्स का नहीं पूछेगा, बस ये तो लाभ ये है कि अवाम की शामत आएगी, वो मिनी बजट के जरिए आप करें, जीएसटी बढ़ाएं, आप बिजली गैस पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करें, तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए ये लेसर जो और इजी ऑप्शन होगी, इसी को ऑप्ट करेगी। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से काफ़ी खबरें आ रही थी, वह बैरून मुल्क भी गए। परवेज़ खटक साहब बड़े परेशान थे कि शायद इमरान खान साहब उनसे कहीं नाराज़ ना हो जाएं। बिला बराह रास्त उनका हालांकि इमरान खान साहब से रब्ता है। क्या वजह है कि क्या उनके रब्ते आपस में मुनक़ता हो गए थे, क्या उनकी एक्सेस ख़त्म हो गई थी? इमरान खान साहब को उन्होंने ये गिला किया है कि जी मेरे बारे में आपको मिस ब्रीफ किया जा रहा है, आपको गलत इतलात दी जा रही हैं, और कुछ लोग जो है मेरे खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा, ये वो कुछ लोग कौन है? ये नाम माफिया का आईबी है, नहीं ये आईबी है, ये एजेंसी रिपोर्ट्स हैं, ये वो जो क्राइम ब्रांच होती है क्या होती है, स्पेशल ब्रांच है, ये सारे वो उस हवाले से थोड़ा सा डॉक्टर साहब आपको बता दो। आज DGISI आपने बात की, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की मुलाकात हुई है, बड़ी तफसीली मुलाकात थी, इमरान खान साहब से इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है। ये मुलाकात काफ़ी अरसे बाद हुई है और इस मुलाकात के कुछ ख़ास मकसद भी थे। इमरान खान साहब जो है उन्होंने कुछ टास्क दिए थे, जो इस तरह मीडिया में चीज़ें आ रही थी और इंटेलिजेंस इदारों से भी रिपोर्ट्स आ रही थी, तो उस हवाले से कुछ टास्क दिए हुए थे। अगर आप ये तस्वीर नाज़रीन को हम दिखाएं तो काफ़ी एक फ़ाइल और फोल्डर भी साथ DGISI के पास था, जो कि इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें जो उनकी क्वेरीज़ थी, कुछ उन्होंने टास्किंग की हुई थी, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ भी थे, रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी थे, और भी बहुत सारे उसमें जो काउंटर चेक करने के लिए कुछ, जिस तरह आप देख रहे हैं ये टेबल पे राइट साइड पे जो DGISI उनके साथ एक फोल्डर भी पड़ा हुआ है, काफ़ी नज़र आ रहा है उससे आपको। तो इस मुलाकात के अंदर और इसकी मार्च के अंदर आपको शायद पंजाब के अंदर कोई अहम तब्दीलियों का भी इस पे में भी ऐसा भी हो जाए कोई मामला। और दूसरा, गवर्नर इमरान इस्माइल से जो मुलाकात हुई है उसमें मेरा ख्याल है, जो मेरे ज़राए से जो पता चला है, शायद IG सिंध का जो मामला है बिल आखिर वो हल होने के करीब पहुंच गया है और अभी इससे कंसेंसस किया है, एतमाद में लिया है गवर्नर इमरान इस्माइल को वज़ीर आज़म ने, और सिंध हुकूमत जो कहा था कि नया नाम नहीं भेजेंगे, अभी तक जो फाइनल हुआ है नाम वो है मुश्ताक महर का, कि कलीम अमाम की जगह पे मुश्ताक महर जो है वो होंगे नए IG सिंध। तो इसके साथ एक और पेशरफ्त हुई है कि JV ओपल जो एक इंक्वायरी थी चल रही थी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शेयर होल्डर हैं, फरियाल तालपुर और जरदारी साहब भी उसमें मुलज़म हैं, उसमें इंक्वायरी से जो नैब पिंडी चैप्टर उसको कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में उसको तब्दील कर दिया गया। तो ये इस तरह की चीज़ें अब पेशरफ्त हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो जो आपने कही है कि जी पंजाब में मार्च अप्रैल तक कोई तब्दीली होगी, वो तब्दीली से क्या मुराद है कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लेके आए हैं, जो चीफ सेक्रेटरी और IG क्या वो तब्दील हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब तब्दील हो रहे हैं, मतलब तब्दील कौन हो रहा है? मेरी जो इतला है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और ख़ास तौर पे IG की और चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर की बिल्कुल नहीं बन रही, हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ तक कि अभी 3 दिन पहले एक CM, IG और चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए थे, उन्होंने तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, RPOs, DPOs सबको वीडियो लिंक के जरिए लिया और उसके साथ MNA और MPS को भी लिया। जितने MPS और MNA थे उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए पुलिस के खिलाफ, मगर हर एक बंदे का ये कहना था कि जनाब मसला ये है कि हम थाने अगर हम SP को मिलने जाते हैं, DPO को मिलने जाते हैं, RPO को, हमें इज्जत तो दे दें, काम होना ना होना तो बात की बात है, ये तो इज्जत देने के भी रवादार नहीं है और इंतहाई बदतमीजी की जा रही है।
जिस पर आईजी जो थे वो खामोश रहे, उनके पास उसका जवाब कोई नहीं था। ये भी सुनने में आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है बहुत सारी पंजाब जो चीफ सेक्रेटरी या आईजी ऑफिस की समरी हैं उस पे ऊपर बैठे हुए हैं और वो साइन नहीं कर रहे। जहाँ तक बात यह है कि जहांगीर तरीन की और जो बात हो रही थी उनका जो अलायंस है, मैं आपको एक और खबर ब्रेक करता हूँ यहाँ पर। चौधरी प्रेरलाई पिछले दिनों में चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिले, उन्होंने कहा कि जनाब के साढ़े काम रुके हैं, जहांगीर तरीन के साथ हमारा फाइनल हो गया था और ये काम थे, उसमें यह था कि 20 अरब रुपया डन हुआ था कि वो हमें उसके फंड्स मिलेंगे और उसके साथ ट्रांसफर पोस्टिंग का भी वादा किया गया था। जिस पर उस्मान बुज़दार साहब ने उनसे कहा कि जनाब 20 अरब तो ठीक है, लेकिन मैं तो 8 अरब के फंड्स तो आपको पहले दे चुका हूँ। जिस पर चौधरी साहब ने कहा जी वो कौन से फंड्स हैं, वो तो मुझे तो नहीं कोई पता कौन से फंड्स आपने दिए। उन्होंने कहा जी मैंने फंड दिए हैं आपको, आपके ये तरक्याती काम थे। उन्होंने कहा जी नहीं ये 20 अरब तो वो है जो हमारे साथ एग्री किया गया था। पुराना मनसूबा जो है ना PIC वाला मुल्तान का, मेरे ख्याल उसके भी पैसे गिन लिए होंगे। अच्छा, अब उस्मान बुज़दार साहब बड़ी तेज चीज़ है, जिस तरह नजर आते हैं उस तरह है नहीं है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि जहाँ ये जो 8 अरब के प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सारे बंद कर दो और इनसे अब 20 अरब का हम निगोशिएट करेंगे दोबारा से। वो सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए। साथ ही उन्होंने इमरान खान को फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा जी चौधरी साहब आए थे, ये 4 सफ़े मुझे दे गए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के, हुक्म करे करना क्या है, ये करनी है या नहीं करनी। खान साहब ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। वो उन्होंने कहा जी ठीक है। अब चौधरी साहब जो हैं उनको बाद में पता चला कि जनाब जितने तरक्याती फ़ंड जो थोड़े बहुत चल रहे थे वो भी सारे रुक गए हैं और ये ट्रांसफर पोस्टिंग भी रुक गए हैं। वो उस पर बड़े गुस्से में आ गए। बाद में दोबारा चीफ मिनिस्टर ने उनसे कहा जी आप टेंशन ना लें, वो 8 अरब के जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपके दोबारा शुरू करा देता हूँ। यानी कि वो 20 अरब से उनको 8 अरब पे ले आए हैं। और बाद में इमरान खान साहब से उन्होंने कहा देखा जी मैंने परफॉर्म किया कि वो 20 अरब मांग रहे थे, मैंने उनको 8 अरब पे राज़ी कर लिया। और वो 4 सफ़े जो थे, वो 4 सफ़ों से एक सफ़ा जो था वो मैंने कर दिया, बाकी 3 सफ़े जो मैंने अपने पास रख लिए हैं। ये नहीं कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं आप लगते जिस तरह से हैं कामयाबी का राज डोगर साहब उन्होंने ये साबित किया कि जनाब ये जहांगीर तरीन और ये सारे इनको छोड़े, मुझ पर इत्मीनान करें, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा। जो अगर ये 20 अरब की बात करते हैं मैं 8 अरब पे इनको राजी कर लूंगा। और यही अगर ये 4 सफ़े ट्रांसफर पोस्टिंग कहते हैं मैं 1 सफ़े पे राजी। यही खूबी इमरान खान साहब को पसंद है, इसलिए वो कहता है ये बड़े छुपे रुस्तम है। तो मामला ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को चीजों को डील करना आता है और ये बिल्कुल इसी तरह ही बात है। लेकिन एक बात है लेकिन जो ये आप डंडी मार रहे हैं, लेकिन इमरान को फ्री हैंड दिया जाता है ना, फिर उस्मान बुज़दार साहब की कामयाबी की वजह ये है और वो सारे कोई भी काम है ना, कोई भी काम है वो जब तक वजीर आजम इमरान खान को इत्मीनान मिल लेते वो नहीं करते। वो छोटे, अब ये जिस तरह आपने बताया परवेज लाई साहब का, किस तरीके से उन्होंने वजीर आजम को इत्मीनान में लिया और इस तरीके से उन्होंने ये मामला भी हल कर लिया और वजीर आजम जो है उनकी खुशनुदी भी हासिल कर ली। तो ये मामला फहमी उनमें है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।